Everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to cover a very important topic of business law, that is stranger to consideration, stranger to contract and its exceptions and doctrine of privity of contract. इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर प्लेलिस्ट की फॉर्म में आई बटन में दे दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी. और हाँ, मैंने आज तक जितने भी सब्जेक्ट्स कवर अप किए हैं, जिनकी वीडियोस बनाई हैं, उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ देने के बदले में कुछ लेना, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन. और स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी. ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है प्रॉमिसर और एक होता है प्रॉमिसी. ठीक है, तो जब मैंने आपको कंसीडरेशन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन जो है वो हमेशा प्रॉमिसी की तरफ से ही मूव हो. कंसीडरेशन कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है. ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कंसीडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, दैट इज अ स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कैन ऑल्सो एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो जो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है, स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन वो पर्सन है जिसकी तरफ से कंसीडरेशन मूव नहीं हुई है, उसके बदले में कंसीडरेशन किसी और पार्टी ने दे दी है. ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है. द पर्सन हु डज नॉट प्रोवाइड अ कंसीडरेशन. स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन वो पर्सन होता है जो कंसीडरेशन प्रोवाइड नहीं करता है, इवन दो ही इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, इज डीम्ड टू बी अ स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, बट सच पर्सन हैज अ राइट टू स्यू विद रिस्पेक्ट टू हिज राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन जो पर्सन होता है उसके पास एक हक होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को या फिर एक पार्टीज को एक दूसरे को मीन्स वो स्यू कर सकता है. ठीक है, अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू बट अ स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कैन स्यू बट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू. तो जो पर्सन स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है वो स्यू कर सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्यू नहीं कर सकता. इसका केस है, बहुत फेमस केस है, चिन्नैया वर्सेस रमैया का. इसमें क्या हुआ कि एक ओल्ड लेडी थी, उसने क्या करा, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर, अपनी बेटी रमैया के नाम पे ट्रांसफर कर दी, इस कंडीशन पे कि जो रमैया है वो हर साल अपने अंकल चिन्नैया को कुछ पैसे देगी. ठीक है, तो रमैया इस बात के लिए मान गई. रमैया ने क्या करा, उसने एक एग्रीमेंट कर लिया किसके साथ, अपने अंकल चिन्नैया के साथ, एग्रीइंग टू पे द अमाउंट इक्वली, कि मैं हर साल इनको पे करूंगी पैसे. बट कुछ टाइम तो उसने पे करा रमैया ने, लेकिन कुछ समय बाद उसने वो पैसे पे करने बंद कर दिए और उसने ये प्ली दी कि भाई मैं इनको पे क्यों करूं, इनकी तरफ से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं क्यों पे करूं, इनकी तरफ से मुझे कोई कंसीडरेशन मूव नहीं हुई है. ठीक है, तो जो चिन्नैया थे, उसके अंकल थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने रमैया के खिलाफ केस कर दिया कि मेरे को पैसे जो है वो ये मुझे दे. It was held that there was sufficient consideration, that is the property given to her by the sister of चिन्नैया. तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कंसिडरेशन पहले से ही मूव हो चुकी थी, किसकी तरफ से, ओल्ड लेडी की तरफ से, जो कि उस चिन्नैया की सिस्टर थी. ठीक है, हमने अब पहले भी पढ़ा है कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी की तरफ से ही मूव हो, उसे कोई और पर्सन भी दे सकता है. तो ओल्ड लेडी ने पहले ही वो कंसिडरेशन रमैया को दे दी है. हेयर चिन्नैया इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. यहाँ पे जो चिन्नैया है उसकी तरफ से कंसिडरेशन मूव नहीं हुई है, वो एक स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, लेकिन वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, रमैया और चिन्नैया के बीच में. तो वो जो है वो रमैया को स्यू कर सकता है. ओके, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा. ओल्ड लेडी यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, चिन्नैया और रमैया के बीच में. तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, चिन्नैया और रमैया. ओल्ड लेडी जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, लेकिन ओल्ड लेडी ने कंसीडरेशन दी है किसको, रमैया को, चिन्नैया को पे करने के लिए. ठीक है,
तो अब कंसीडरेशन मूव हुई है ओल्ड लेडी की तरफ से, लेकिन एग्रीमेंट हुआ है चिन्नैया और रमैया के बीच में। तो यहाँ पे रमैया हर साल चिन्नैया को पे कर रही है पैसे, लेकिन चिन्नैया की तरफ से कोई कंसीडरेशन मूव नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो चिन्नैया है वो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है। ओके, आई होप आपको स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कौन होता है, ये क्लियर हो गया होगा। इसके अब एक और केस है, अभी हमने रमैया वर्सेस चिन्नैया का केस करा, अभी एक और केस है डटन वर्सेस पोल का। इसमें क्या है, अ फादर डिसाइडेड टू कट एंड सेल टिम्बर ऑन हिज एस्टेट टू प्रोवाइड फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। एक फादर ने डिसाइड करा कि वो टिम्बर जो होती है, तरह की लकड़ी होती है, टिम्बर को वो कट करेगा और बेच देगा, किसके लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे अरेंज करने के लिए। लेकिन उस फादर के बेटे ने उनको कहा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि उसकी शादी पे जो मनी खर्च होगी उसको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जो सन है उसने अपनी बहन के साथ, मतलब उस फादर के बेटे ने अपनी बहन के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है। ठीक है, तो उसने फादर को मना कर दिया कि आप मुझे पैसे मत दीजिए, ऐसा मत करिए, उस टिम्बर को मत बेचिए, मैं पैसे प्रोवाइड करूंगा शादी के लिए। द फादर ऑल्सो एग्रीड, फादर भी मान गए, बट सन फेल्ड टू प्रोवाइड द मनी, बट जो बेटा है वो पैसे प्रोवाइड नहीं कर पाया। हिज सिस्टर स्यूड हिम। अब एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, भाई बहन के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अब भाई ने पैसे प्रोवाइड नहीं करे तो उसकी सिस्टर ने स्यू कर दिया। तो ये दोनों भाई बहन कौन है, ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसने स्यू कर दिया, अपने भाई के ऊपर केस कर दिया। अब भाई ने क्या आर्ग्यू करा, ब्रदर आर्ग्यूड दैट एग्रीमेंट वाज विदाउट कंसीडरेशन। ब्रदर ने कहा कि मैं तो इसको शादी के लिए पैसे दे रहा हूं, लेकिन इसकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है मेरे को, इसने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया। इट वॉज हेल्ड दैट शी कुड रिकवर द मनी। ये डिसाइड हुआ कि जो उसकी सिस्टर है वो पैसे रिकवर कर सकती है अपने ब्रदर से, ऑल्दो शी वॉज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है। मींस कंसिडरेशन चाहे उसकी तरफ से मूव नहीं हुई है, लेकिन वो फिर भी अपने भाई के ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, वो अभी भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो स्यू नहीं कर सकता। स्यू कौन कर सकता है, जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है या फिर नहीं है। ओके, अब आ जाओ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इट इज अ जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। ये जनरल लॉ ये कहता है कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है वो स्यू नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, एक प्रॉमिसर होता है और एक प्रॉमिसी होता है। तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी पे केस कर सकता है और प्रॉमिसी प्रॉमिसर पे केस कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी वो इन दोनों पे केस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो स्यू नहीं कर सकता है जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट था। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। ओनली द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर। सिर्फ पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वही एक दूसरे पे केस कर सकती है। इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि दो पार्टीज के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। इट मीन्स दैट नो वन बट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बाउंड बाय इट। मतलब और कोई पर्सन जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड नहीं होता, सिर्फ जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वही बाउंड होती हैं और वही एक दूसरे पे स्यू कर सकती हैं। उनके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जनरल रूल हमारा ये कहता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कभी भी स्यू नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि है डनलप टायर कंपनी लिमिटेड और सेल्फ्रिज कंपनी लिमिटेड का केस है। इसमें क्या हुआ, एस बॉट टायर्स फ्रॉम डनलप टायर कंपनी लिमिटेड। एस एक पर्सन था जो सेल्फ्रिज, उसने क्या करा, डनलप टायर कंपनी लिमिटेड से कुछ टायर खरीदे और डनलप टायर कंपनी लिमिटेड ने उसे ये बोला कि हम एक लिस्ट प्राइस देंगे आपको, आप उससे कम में हमारे टायर्स आगे नहीं बेच सकते। ठीक है, अब एस ने क्या करा, वही टायर्स जो उसने डनलप टायर से खरीदे थे उसने डी को सेल कर दिए। ठीक है, लेकिन उतने पैसों में ही सेल करे जितने में डनलप टायर कंपनी ने उन्हें प्राइस दिया था। अब उन्होंने एस ने क्या करा, उसने आगे डी को सेल कर दिए जो कि एक सब डीलर था। Who agreed with us not to sell the tires below the Dunlop list price and pay £5 as a damage to Dunlop Tire Company on every tire that was sold below the company's list price। अब क्या करा, अब जो S है
उसने आगे एग्रीमेंट करा डी के साथ और उसने वो टायर डी को बेच दिए और डी के साथ उसने एक कंडीशन लगाई कि आप इन टायर्स को उस प्राइस के नीचे नहीं बेचोगे जो डनलप ने हमें लिस्ट प्राइस दिया है, उसके नीचे आप इसे आगे नहीं बेचोगे। अगर आप बेचोगे तो आपको हर टायर का 5 पाउंड देना पड़ेगा। किसको? डनलप टायर कंपनी लिमिटेड को। अब जो डी है उसने क्या करा, ही सोल्ड 2 टायर्स एट द लेस देन द लिस्ट प्राइस। उसने 2 टायर्स लिस्ट प्राइस से कम में सेल कर दिए। देयर अपॉन डनलप टायर कंपनी फाइल अ सूट अगेंस्ट डी। अब जो डनलप टायर कंपनी, जब उनको पता चला, उन्होंने क्या करा, डी के अगेंस्ट सूट कर दिया फॉर द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। अब देखो दोनों एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था एस और डी के बीच में। एस ने डी को कहा था कि आप इसे लिस्ट प्राइस से नीचे नहीं सेल करोगे, तो डी ने सेल करा। तो अब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है? एस और डी। तो सिर्फ एस के पास हक है कि वो डी के ऊपर केस कर सकता है कि आपने इसे कैसे सेल कर दिया। अब यहाँ पे केस किसने करा है? यहाँ पे केस करा है डनलप टायर कंपनी ने। तो डनलप टायर कंपनी के साथ कभी एग्रीमेंट हुआ ही नहीं डी का, तो डनलप टायर कंपनी क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जब डनलप टायर कंपनी ने केस किया डी के खिलाफ, तो सूट जो है वो डिसमिस कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने क्या कहा, दैट द कंपनी टू बी द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। जो डनलप टायर कंपनी है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। इट वॉज हेल्ड दैट ओनली अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज ए राइट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा सिर्फ एस के पास हक था डी के खिलाफ केस करने का, क्योंकि वही पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थी। डनलप टायर कंपनी एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो केस नहीं कर सकती है डी के साथ, क्योंकि उसका कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ डी के साथ। ओके, अब जनरल रूल तो ये कहता है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन स्यू कर सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कभी भी स्यू नहीं कर सकता है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है जहां पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है, चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्यू कर सकता है। अब वो एक्सेप्शंस कौन सी है? फर्स्ट इज वेयर अ ट्रस्ट इज क्रिएटेड। जब एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया किसी के फायदे के लिए, अ पर्सन इन हुज फेवर अ ट्रस्ट इज क्रिएटेड कैन एनफोर्स हिज इंटरेस्ट इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा पर्सन जिसके फेवर में, जिसके फायदे में ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है, मतलब वो स्यू कर सकता है, चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है। अभी एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। ये केस है राणा उमानाथ बख्श सिंह वर्सेस जंग बहादुर का। इसमें क्या था, एक फादर था, उसने क्या करा, अपने बेटे यू को, बेटे का नाम था यू, उसने अपने बेटे को सक्सेसर अपॉइंट करा कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी इसी की है, और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसको दे दी, पोजेशन मतलब अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन उसे दे दिया। लेकिन बदले में उसने अपने बेटे से एक प्रॉमिस मांगा। उसने कहा in consideration thereof you agreed his father to pay a certain sum of money। बदले में उसने अपने बेटे के साथ एक एग्रीमेंट करा कि मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में क्या करना है, बदले में तुम्हें कुछ पैसे और एक गांव किसको देना है? जे को। जे कौन था? एक इलेजिटिमेट सन ऑफ हिज फादर, मतलब उसके फादर का एक दूसरा बेटा था जो कि यू का रियल ब्रदर नहीं था, लेकिन उसका भाई था वो, ठीक है, वो फादर का बेटा था, मे बी सेकंड वाइफ से हो सकता है, ठीक है। ऑन हिज अटेनिंग मेजोरिटी, मतलब जब वो मेजर होगा जे, उसको मेजोरिटी का मतलब जब वो 18 साल का होगा उसको कुछ पैसे और विलेज देना है। किसको? जे को। किसने देना है? यू ने देना है। ओके, और ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? यू और उसके फादर के बीच में। तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है? यू और उसके फादर। इट वॉज हेल्ड दैट इन द सर्कमस्टांसेस अ ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड। अब एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया किसके फेवर में? जे के फेवर में, कि उसको मनी और विलेज देना है उसकी मेजोरिटी पे। अब जे को अगर ये पैसे नहीं मिलते हैं मेजोरिटी, मतलब जब वो 18 साल का होता है, अगर जे को यू पैसे नहीं देता है, तो जे कौन है? वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, वो बेनिफिशियरी है। तो यहां पे जे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी यू पे केस कर सकता है अपने वो पैसे रिकवर करने के लिए। तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। जब एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, तो जिस बेनिफिशियरी के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकती है, वो पार्टीज पे केस कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज वेयर प्रोविजन इज मेड इन अ मैरिज सेटलमेंट। अगर मैरिज सेटलमेंट में कोई प्रोविजन क्रिएट किया गया है या फिर कोई एग्रीमेंट किया गया है, देखो
वेयर एन एग्रीमेंट इज मेड इन कनेक्शन विद द मैरिज, अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है मैरिज के रिगार्डिंग और एक प्रोविजन क्रिएट किया गया है किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, किसी के लिए फायदे के लिए, ही मे टेक एडवांटेज ऑफ दैट एग्रीमेंट ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू इट, तो फिर भी वो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकता है चाहे वो उस एग्रीमेंट की पार्टी नहीं भी है। ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। देखो ये केस है बहुत इंपॉर्टेंट, ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम का केस है। इसमें क्या हुआ, डी एग्रीड विद पी's फादर दैट ही वुड पे P ₹500 पर मंथ एज अ खर्चे पंदान इफ शी मैरिज डी सन। डी एक पर्सन है, उसने P के फादर के साथ एक एग्रीमेंट करा। एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, डी और P के फादर के बीच में। क्या कहा डी ने कि मैं हर महीने P को 500 रुपए दूंगा अगर वो मेरे बेटे के साथ शादी करेगी। ओके, द अलायंस वॉज स्टॉप्ड समटाइम आफ्टर द सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज। अब P ने शादी कर ली डी के बेटे के साथ, कुछ समय तो डी ने पेमेंट करी, लेकिन कुछ समय बाद उसने वो पेमेंट स्टॉप कर दी। अब P जो है उसने स्यू कर दिया किसको, डी को, अपने फादर इन लॉ को, जो कौन था, डी, 1500 एरियर्स के लिए, कि मतलब 1500 रुपए के लिए उसने स्यू कर दिया अपने फादर इन लॉ डी को। अब एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था डी और P के फादर के बीच में। ठीक है, तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, डी और P के फादर। तो P यहाँ पे क्या है, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था उसकी मैरिज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे P स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकती है और वो पैसे रिकवर कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज वेयर द प्रोविजन इज मेड इन अ पार्टीशन इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन हो रहा है, अगर कोई प्रोविजन क्रिएट किया गया है, तो जो मेंबर्स हैं चाहे वो पार्टी टू एग्रीमेंट नहीं भी है तब भी वो स्यू कर सकते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखो, ये भी इसमें केस है, शुपुआ मल वर्सेस सुब्रमण्यन का केस है एक। इसमें क्या हुआ, पार्टीशन में दो भाइयों ने आपस में एक एग्रीमेंट करा कि वो हर महीने 300 के आधे, मतलब 300 को उन्होंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया कि एक भाई 150 रुपए और दूसरा भाई भी 150 रुपए हर महीने मदर को मेंटेनेंस के लिए देंगे, अपनी माँ को। दोनों एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, दो भाइयों के बीच में। तो दो भाई कौन है, वो दोनों पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, द ब्रदर सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज टू पे द अमाउंट। अब ब्रदर्स ने कुछ समय बाद पैसे देने बंद कर दिए। उस केस में क्या हुआ कि मदर ने सूट फाइल कर दिया भाइयों के खिलाफ, अपने बेटों के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। अब यहाँ पे मदर क्या है, मदर है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मदर है वो अपने प्रॉमिस को इन्फोर्स कर सकती है, दो शी वॉज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मदर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी अपने हक के लिए वो पैसे अपने बेटों से ले सकती है। ओके, next is charge on specific immovable property. If a charge has been created for the benefit of a person in an immovable property, अगर किसी पर्सन के फायदे के लिए कोई चार्ज क्रिएट किया गया है किसी एसेट पे जो कि इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं हो सकता, जैसे लैंड हो गई वो इमूवेबल है, आप उसे मूव नहीं कर सकते। फर्नीचर मूवेबल है। ओके, द बेनिफिशियरी कैन इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बेनिफिशियरी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सपोज अगर दो लोगों ने आपस में ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, कोई एग्रीमेंट करा है एक दूसरे के साथ, और उसमें उन्होंने सपोज सी को पैसे देने थे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एग्रीमेंट करा है, और सी के ऊपर उन्होंने एक चार्ज क्रिएट कर दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का कि इसको जो पैसे देने हैं उसके लिए उन्होंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया कि कल को अगर इसे पेमेंट नहीं कर पाए तो ये प्रॉपर्टी इसको सेल करके हम पैसे दे देंगे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे सी जो है वो क्या है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो बेनिफिशियरी है, उसके फायदे के लिए ही उस पे चार्ज क्रिएट किया गया है, उसी के फायदे के लिए। तो यहाँ पे सी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी केस कर सकता है ए और बी पे अगर उसे पेमेंट नहीं मिलती है। ओके, तो जब भी कोई चार्ज क्रिएट किया जाता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में किसी बेनिफिशियरी के लिए, तो बेनिफिशियरी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकती है। नेक्स्ट इज असाइनी।
असाइनी, असाइन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट असाइन हिज राइट्स टू अनदर पर्सन देन द असाइनी कैन स्यू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ हिज राइट। अगर एक पार्टी ने अपने राइट किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिए हैं, असाइन कर दिए हैं, तो जो असाइन करता है वो कौन होता है? वो असाइनर होता है, और जिसको असाइन किए जाते हैं उसे बोलते हैं हम असाइनी। तो जो असाइनी है, जिसको ट्रांसफर किया गया है, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी उसको इन्फोर्स कर सकता है। अब इसका एग्जांपल देती हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज जब एंडोर्स होते हैं, एंडोर्स मतलब ट्रांसफर होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वो बंदा बनाता है जिसने पैसे लेने होते हैं, ठीक है। अब ए ने बी से कुछ पैसे लेने थे, उसने बिल बना के बी को दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट करा और वापस ए को दे दिया। अब ए ने उतने ही पैसे किसी और को देने भी थे, तो उसने क्या करा, वही वाला बिल उसने सपोज सी को दे दिया कि जब ड्यू डेट आएगी तो तुम मेरे बदले सीधा डायरेक्ट बी से पैसे ले लेना। तो अब ए ने क्या करा, सी को असाइन कर दिया अपने राइट्स, ठीक है। तो यहां पे सी कौन है? असाइनी। तो अब जो सी है वो क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में। लेकिन सी असाइनी है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी अगर उसे पेमेंट नहीं मिलती है ड्यू डेट को, तो वो डायरेक्टली बी पे केस करके पैसे रिकवर कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज वेयर द प्रोमिसर हैज बाय हिज कंडक्ट क्रिएटेड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्ट्रेंजर। जब प्रोमिसर ने अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया है स्ट्रेंजर के साथ, तो उस केस में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी केस कर सकता है। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूं। वेयर अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन अ टेनेंट एंड ए सब टेनेंट। देखो बच्चे, एक होता है लैंडलॉर्ड, एक होता है टेनेंट और एक सब टेनेंट। देखो लैंडलॉर्ड कौन होता है? लैंडलॉर्ड वो होता है जिसकी जमीन होती है। टेनेंट वो होता है जिसने उस जमीन को रेंट पे लिया होता है। और सब टेनेंट होता है मींस टेनेंट ने रेंट पे लेके आगे किसी और पर्सन को रेंट पे दे दी, तो जिसको उसने रेंट पे दिया वो सब टेनेंट हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में? टेनेंट और सब टेनेंट के बीच में। क्योंकि क्या एग्रीमेंट हुआ कि जो सब टेनेंट जो किराया देगा, जो रेंट देगा, उसने एग्रीमेंट करा कि जो सब टेनेंट रेंट देगा वो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को दे देगा, ठीक है। दैट द लेटर वॉज पेइंग द रेंट डायरेक्टली टू लैंडलॉर्ड एंड द लैंडलॉर्ड वॉज अलाउड टू रिकवर द अनपेड रेंट फ्रॉम द सब टेनेंट, ठीक है। अब एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? टेनेंट और सब टेनेंट के बीच में। तो ये दोनों क्या है? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड क्या है? लैंडलॉर्ड यहाँ पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो बट एग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग हुआ था? लैंडलॉर्ड के रिगार्डिंग, कि डायरेक्टली रेंट जो है वो सब टेनेंट टेनेंट को न देके डायरेक्टली वो लैंडलॉर्ड को दे देगा। क्योंकि जब सब टेनेंट ने टेनेंट को रेंट देना है, फिर टेनेंट ने आगे से लैंडलॉर्ड को देना है, तो टेनेंट ने बोला कि तुम डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को दे दो। तो यहां पे लैंडलॉर्ड जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी अगर उसको पैसे नहीं मिलते हैं सब टेनेंट से, तो वो डायरेक्टली सब टेनेंट पे केस कर सकता है। तो यहां पर भी लैंडलॉर्ड जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्यू कर सकता है इस केस में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए जाते हैं एजेंट के थ्रू, उस केस में भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्यू कर सकता है। अब देखो एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। तो उस केस में जो प्रिंसिपल होता है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ पहले आपको। अब एक एजेंट है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे, एजेंट सपोज ए जो है वो एजेंट है और बी जो है वो प्रिंसिपल है। तो ए बी के बिहाफ पे सी के पास गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं। अब सी को उसने, किसने? ए ने, जो कि एजेंट था, उसने कुछ डाउन पेमेंट दे दी सी को, ठीक है। अब सी ने डाउन पेमेंट ले ली, कुछ कैश पेमेंट ले ली, लेकिन बाद में सी ने प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। अब जो बी है, बी कौन है? प्रिंसिपल, उसने केस कर दिया सी के खिलाफ, ठीक है। अब यहां पे बी जो है वो क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? ए और सी के बीच में हुआ था। तो यहां पे बी जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी सी को मजबूर कर सकता है प्रॉपर्टी बेचने के लिए उनको। क्यों? क्योंकि जो एजेंट था ए, वो बी के बिहाफ पे ही काम कर रहा था, ठीक है। तो अब यहां पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू सिर्फ दो ही कंडीशन में कर सकता है।
अगर ए ने अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करा है, मींस उसने वो काम नहीं किया जिसकी उसे अथॉरिटी ही नहीं थी, तो उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर काम किया है और उसने जो एग्रीमेंट करा है सी के साथ उसने बी के नाम पे करा है, मतलब प्रिंसिपल के नाम पे उसने एग्रीमेंट करा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।